गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7वां हाशियाकरण की समझ, और यह इस अध्याय का तीसरा भाग है। दोस्तों, हम सामाजिक रूप से हाशिया पर होने का क्या मतलब होता है, यह समझने की कोशिश करते हैं। आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिया का मतलब है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मजा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का ही नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग है। आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है, ऐसा समझा जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं हाशियाकरण का। और इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं आदिवासी समुदाय और आजीविका का साधन, गोविंद मारन की व्यथा, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण, मुसलमान और हाशियाकरण, न्यायमूर्ति सच्चर समिति, मुसलमानों के हाशियाकरण के पहलू और निष्कर्ष, इन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि यह उड़ीसा के कालाहंडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी या खान और शोधक संयंत्र मतलब रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देती है। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया है। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। तो ये एक परियोजना का दृश्य। आदिवासी समुदाय और आजीविका का साधन की जब हम बात कर रहे हैं, तो जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। ये हमने इसके पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी अगर परियोजना आती है तो इस परियोजना का मतलब होता है कि आदिवासियों को अपने जंगलों से, अपने इलाकों से, अपने जमीन से उनको हटना पड़ता था और कहीं और उनको जाना पड़ता था। तो इसका मतलब वह भोजन के जो मुख्य उनके स्रोत होते हैं वो खो देते हैं। काम की तलाश में फिर उनको शहरों की ओर जाना पड़ता है, और निर्माण स्थलों पर मामूली वेतन वाली कुछ नौकरी होती है उनको करनी पड़ती है, और इस तरह से वो गरीबी और लाचारी के जाल में वो फंसते ही जाते रहते हैं। अगर ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, तो ये हमको आंकड़े बताए जाते हैं। और इसके वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण जो उनको पोषक आहार, समतोल आहार, संतुलित आहार न मिलने की वजह से भी वह बच्चों को बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो जाती है, जिसमें उनकी मौत भी हो जाती है। आदिवासियों के बीच जो साक्षरता होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने के अवसर नहीं मिलते हैं और इसीलिए वो नहीं पढ़ पाते हैं। जमीन हटाने के कारण वे अपनी परंपराएं, रीति रिवाज भी गवा देते हैं, क्योंकि जब वह अपने इलाके में रहते हैं तो अपने रीति रिवाज, संस्कृति का वो पालन करते रहते हैं। लेकिन जब वह अपने जमीन को छोड़कर कहीं और विस्थापित हो जाते हैं और किसी अन्य परिवेश में चले जाते हैं या किसी अन्य समुदाय या संस्कृति में चले जाते हैं, तो वह अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज वो भूल जाते हैं और इस तरह से अपने संस्कृति को वो गवा देते हैं। आदिवासियों की अगर हम बात करेंगे तो आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। कि हमने देखे थे कि आदिवासी लोगों का जंगलों पर बहुत नियंत्रण होता है और उनको जबरदस्त उसका ज्ञान भी होता है, और उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर, और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये उनको ज्ञान होता है। इनमें से
3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है। और जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से आदिवासियों को अपने रोजी रोटी के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी उनको खोना पड़ता है। तो जब महिलाओं पर या समुदाय पर कुछ अत्याचार होता है तो मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। ये भी हम आगे बात करने। अभी हम देख रहे हैं कि गोविंद मारन की व्यथा, यह कौन है? वह एक आदिवासी व्यक्ति है जो अपनी व्यथा बताते हैं। जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के सभी स्रोत के अलावा और भी कुछ जो होते हैं वो भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। वे अपनी परंपराएं जो होती है, रीति रिवाज होते हैं, वो भी खो देते हैं। उनके जीने के और कुछ अस्तित्व होते हैं वो भी खो देते हैं। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती उन्होंने मतलब सरकार ने या ठेकेदार ने हमारे खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने श्मशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? ये उनके सामने प्रश्न निर्माण हो गया है कि वो हम जिंदगी कैसे जिएंगे। आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आर्थिक और सामाजिक, जिस इलाके में वो रहते हैं वो सामाजिक परिवेश होता है और उसी इलाके में उनकी रोजी रोटी चलती है, तो उसको हम आर्थिक बोलते हैं। मतलब क्या है, आर्थिक और सामाजिक जो आयाम होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक दायरे में अगर कोई प्रभाव होता है तो उसका प्रभाव अन्य दायरे में भी होता है। तो इस प्रकार से जब उनकी रोजी रोटी ही नहीं है तो वो उनकी संस्कृति पर उसका असर हो जाता है, क्योंकि वो उनको रोजी रोटी के लिए कहीं और जाना पड़ता है, और कहीं और जाना मतलब अपनी संस्कृति को खोना होता है। तो ये रही गोविंद मारन की व्यथा। अगला मुद्दा है कि अल्पसंख्यक और हाशियाकरण, इसका कुछ संबंध है? हाँ है। मौलिक अधिकारों के जरिए संविधान ने हमको धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमको मौलिक अधिकार मिले हैं, 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, उसमें भारतीय संविधान हमको धार्मिक अधिकार देते हैं, भाषा बचाने के लिए, भाषा का संवर्धन करने के लिए भी हमको सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक जो शब्द होता है आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी समुदाय के मुकाबले में बहुत ही कम है। लेकिन ये अवधारणा केवल संख्या के मुकाबले भी नहीं होती है, संख्या के लिए ही नहीं होती है, तो ये सीमित है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधन तक पहुंच जैसे जुड़े मुद्दे भी होते हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जिनकी संख्या कम होती है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े होते हैं, उनको हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं। तो अब बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। बहुसंख्यक समुदाय के जो बहुसंख्यक लोग होते हैं उनकी आवाज़ सरकार तक जाती है, लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय होती है उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं जाती है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है, जो प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं। छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल श्रम के बारे में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। इसका मतलब फिर वो संख्या में कम हो, संख्या में ज्यादा हो, उन सभी को समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ऐसे में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है ऐसा उनको लगता है तो वह अदालत या न्यायालय तक पहुंच सकते हैं और अपने न्याय सकते हैं। अगला मुद्दा है मुसलमान और हाशियाकरण। जिस तरह से हमने आदिवासियों की बात की उसी तरह से मुसलमान भी हाशियाकरण में आते हैं, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 3.4% है और दूसरे समुदाय के मुकाबले इन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के जो लाभ है उतने नहीं मिल पाए हैं। और इसीलिए मुसलमान भी, क्योंकि इसके पहले भी हमने देख चुके हैं
कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उसमें केवल संख्या ही नहीं होती है, संख्या अगर कम होती है तो भी अल्पसंख्यक नहीं होती। तो क्या कि जिनको सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने के लिए भी कुछ अगर अवसर नहीं मिलते तो वो भी हाशियाकरण मतलब अल्पसंख्यक के रूप में आ जाते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध है या नहीं। ये जनगणना, ये मूलभूत सुविधाएं 1994 के सर्वेक्षण के आधार पर दिया गया है। तो देखिए इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों में। कच्चे घर की अगर हम बात करेंगे तो कच्चे घर सबसे ज्यादा मुसलमानों के कच्चे घर है और उससे कम हिंदू के कच्चे घर होते हैं। बिजली की अगर बात करेंगे तो 30% मुसलमानों के घर में बिजली है, तो ज्यादा बिजली हिंदू के घर में है। पाइप का पानी जो होता है 19.4% मुसलमान पाइप के पानी का प्रयोग करते हैं, उसमें हिंदू लोग 23.3% पाइप के पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब अगर देखेंगे हिंदू और मुसलमान धर्म के कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना करेंगे तो मुसलमान लोग जो मूलभूत सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम नहीं दिखाई देते हैं। तो ये सोहेब अबू सालेह शरीफ 1919 इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अ प्रोफाइल ऑफ इंडियन स्टेट्स इन द 1990s, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च नई दिल्ली, ये पृष्ठ 237, 238 और 240 के पेज पर इस प्रकार का रिपोर्ट दिया गया है। दूसरी बात करते हैं कि साक्षरता का दर 2001 की जनगणना के अनुसार तो कुल अगर देखेंगे भारत की साक्षरता का दर जो होता है वो 65% दिखाया गया है। उसमें हिंदू 65% साक्षर है, मुस्लिम 59%, ईसाई 80%, सिख 70%, बौद्ध 73%, जैन 94%। इसमें सबसे कम जो होता है वो मुस्लिम लोगों का साक्षरता दर सबसे कम है। मतलब इसके मतलब यहाँ पढ़े लिखे लोग कम नजर आते हैं इस धर्म में। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत की अगर हम देखेंगे तो ये भी देखिए, अगर इनकी आबादी की अगर बात करेंगे तो ये 13.5% यहाँ नजर आते हैं। और IAS जो होते हैं वो 3%, IPS 4%, IFS 1.8%, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाई जिसको हम PSU बोलते हैं 3.3%, राज्य स्तरीय PSU होती है 10.8%, बैंक रिजर्व बैंक 2.2%। तो इस प्रकार से भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट है। इनके इस रिपोर्ट के अनुसार जो देखिए इनकी जो जनसंख्या है 13.5% नजर आती है, लेकिन इनका जो सहभाग है विभिन्न प्रकार की नौकरियों में इनका बहुत ही कम नजर आता है। और इसीलिए मुसलमानों के विकास के विभिन्न संकेतों को पर पिछड़े हुए हैं। मुसलमान लोग जो विकास के विभिन्न संकेतक होते हैं इस पर वे पिछड़े नजर आते हैं। और इसीलिए सरकार ने 2005 में मुसलमान लोगों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्थिति को जानने के लिए 2005 में एक समिति का गठन किया गया था। 2005 में इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, और इसीलिए इसको न्यायमूर्ति सच्चर समिति भी कहा जाता है। और उन्होंने पाया है कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा उन्होंने लिया और इन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कि मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य हाशिया समुदाय जैसी स्थिति है। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार की स्थिति अनुसूचित जाति, जिसको हम अनुसूचित जाति का मतलब जिसको हम बोलते हैं SC शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति मतलब ST शेड्यूल ट्राइब, ये संविधान में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जो ऑफिशियली इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि उस समुदाय को दर्शाने के लिए। तो इनकी जैसी परिस्थिति, जैसे SC लोगों की, ST लोगों की जिस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक परिस्थिति है, हालात है, उसी प्रकार की हालात मुसलमान लोगों की भी है। यह उनका आशय है। सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित गलतफहमी को भी उन्होंने दूर कर दिया है और उसको उजागर भी कर दिया है। और आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजते हैं जो जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है। आंकड़ों से ये पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं
और मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये जो गलतफहमी है कि मुसलमान लोग मदरसों में भेजते हैं अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए, ये गलतफहमी भी इस रिपोर्ट के अनुसार दूर हो गई है। तो इस प्रकार सच्चर समिति ने कुछ जो गलतफहमियां हैं वो दूर करने की कोशिश की है। मुसलमानों के हाशियाकरण के पहलू भी होते हैं या कारण भी होते हैं कि जैसे कि हम उनको हाशियाकरण या वो हाशियाकरण क्यों समझे जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों के जो रीति रिवाज होते हैं वो अलग होते हैं, उनके व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले बहुत ही अलग नजर आते हैं। वो बुर्का पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, फेस टोपी पहनते हैं, तो इस प्रकार से वो अलग नजर आते हैं। और बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की भी कोशिश करते हैं और इसी कारण अक्सर इन्हें अलग नजर से देखा जाता है। हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई रणनीतियों और साधनों को और सुरक्षाओं की भी जरूरत होती है, क्योंकि हाशियाकरण एक आसान नहीं है कि जिसको इतने या बहुत ही कम समय में उसको मिटाया जा सके। उसके लिए बहुत ही प्लानिंग करनी पड़ती है, रणनीति मतलब स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, साधनों का सुरक्षाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। अधिकार, कानून तथा नीतियों की रक्षा में भी हम सब बराबर जिम्मेदार होते हैं। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को भी साकार कर पाएंगे। अगर हमको भारत में विविधता की रक्षा करनी है, विविधता के विभिन्न प्रकार के छटा की रक्षा करनी है, उसको बरकरार रखना है, तो हमको सभी प्रकार के समुदाय को भी उनके सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अधिकार भी उनको मिलनी चाहिए। और इस प्रकार से हम समानता प्रस्तावित करते हुए हम अपने देश की विभिन्नता को भी बरकरार रख सकते हैं। यहाँ एक इस्तेमाल किया गया है कि घेटोआइजेशन का शब्द का अर्थ क्या होता है कि, और ये जो शब्द होता है आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। और घेटोआइजेशन एक ऐसी स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय और दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है। इस बीच समुदाय के जो पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज्यादा विकल्प नहीं होते, और जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है। तो इस प्रकार से ये घेटोआइजेशन शब्द का अर्थ दिया गया है। यहाँ निष्कर्ष में हम यही कहना चाहेंगे कि हाशियाकरण का जो संबंध होता है वो अभाव, पूर्वग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ होता है। तो ये शब्दों का ध्यान रखें, अभाव, पूर्वग्रह, शक्तिहीनता के एहसास जो होते हैं इनके साथ जुड़ा हुआ है। हाशियाई समुदाय अपनी संस्कृति जो विशिष्टता होती है वो बनाए रखना चाहते हैं। वे अपने अधिकार, विकास और अन्य अवसरों में भी बराबर का हिस्सा चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनके वो अधिकार होते हैं वो प्राकृतिक रूप से होते हैं, वो जायज होते हैं, और उनके जो अधिकार होते हैं वो सभी लोगों को मानने चाहिए, क्योंकि अधिकार आम लोगों को सभी को समान रूप से मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी समुदाय होते हैं कि जो समुदाय मुख्य प्रवाह से दूर होते हैं, तो उनको मुख्य प्रवाह के पास लाना भी एक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक जो विकास की जो कुछ संकेत होते हैं, उस संकेत के आधार पर हम उनका विकास कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने हाशियाकरण की समझ इस अध्याय को समझने की कोशिश की।